नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युतीय ध्रुव पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। विद्युतीय ध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? हमारे पास एक आवेश है, चार्ज है प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। यदि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हैं या शॉर्ट डिस्टेंस पे हों, तो इनका जो पेयर है या युग्म है, इसको हम क्या कहेंगे? विद्युतीय ध्रुव कहेंगे। दोबारा से सुन लें कि विद्युतीय ध्रुव क्या है। विद्युतीय ध्रुव है जब दो समान परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, प्लस क्यू का और माइनस क्यू का। ये भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्यू आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना ही है, क्यू है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड या परिमाण समान हो, इसका नेचर या प्रकृति विपरीत हो, इसकी प्लस है इसकी माइनस है, तो और ये दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार का जो पेयर है, युग्म है, निकाय है, उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये विद्युतीय ध्रुव की डेफिनेशन है। इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। ठीक, विद्युतीय ध्रुव के अंदर दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को इसका केंद्र कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये बना देते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमने बना दिया कि ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। तो ये इनका जो मध्य बिंदु होगा, मिडिल पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा? इसका केंद्र कहलाएगा। और इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष रेखा। क्या कहते हैं? अक्ष रेखा। और इस केंद्र के यानी कि अक्ष रेखा के जो लंबवत है, परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या कहेंगे? निरक्ष। क्या कहेंगे? निरक्ष। ठीक है, निरक्ष रेखा। ठीक, तो ये हुआ विद्युतीय ध्रुव। अब विद्युतीय ध्रुव का यदि हम आघूर्ण लें तो वो कहलाता है विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अनुसार क्या है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। और विद्युतीय ध्रुव के अंदर हमने क्या पढ़ा? आवेशों का परिमाण कितना है? Q। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली? D मान ली। किसी बुक के अंदर D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 2A भी हो सकता है, 2L भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक है हमारे पास माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 2A है। D भी मान सकते हैं, 2A भी मान सकते हैं, 2L भी मान सकते हैं। ठीक है, और आवेशों का परिमाण कितना हुआ? Q इंटू बीच की दूरी कितनी हुई? 2A। ठीक है, तो आवेशों के परिमाण और बीच की दूरी या विस्थापन कह सकते हैं, इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या कहलाता है? विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? इसको हमने P से रिप्रेजेंट किया, P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी? डेफिनेशन इसकी बनी इस प्रकार से, हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिमाण व दोनों
आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोबारा से हम डेफिनेशन को देख लें। डेफिनेशन क्या दी? विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? P से रिप्रेजेंट किया। P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -Q से +Q की ओर होगी। कैसे होगी? -Q से +Q की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। इसका मात्रक यदि हम लेना चाहें तो इसका मात्रक क्या होगा? इसी फार्मूले से इसका मात्रक ले सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और ये दूरी है, इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हुआ? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी यदि हम विमा लेना चाहें तो विमा क्या बनेगी? विमा भी बना देते हैं हम यहाँ पर। विमीय सूत्र क्या बनेगा? बड़ा ब्रैकेट लेंगे। अब कूलाम के लिए हम क्या लिखते हैं? T1 A1, और मीटर के लिए क्या लिखेंगे? L1। द्रव्यमान नहीं है यहाँ पर तो M0 L1 T1 A1। ये जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। ठीक है, तो परिभाषा हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या हुई? आवेशों के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी रूप से होता है और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो प्रेरित होता है, या ये कहें कि जिसमें प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा लेकिन किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा उस पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित किया जा सकता है। तो ऐसे दो पदार्थ है हमारे पास, एक तो है ध्रुवी और अध्रुवी पदार्थ, यानी कि पोलर ध्रुवी पदार्थ होते हैं और नॉन पोलर जो है वो अध्रुवी अणु होंगे। ये दोनों अणु जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं ध्रुवी की। ध्रुवी अणु। अब ध्रुवी अणु क्या होते हैं? ध्रुवी अणु वे होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पर नहीं हो, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या हो? डिस्टेंस हो, तो वो कहलाते हैं ध्रुवी अणु। या ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस या दूरी है, तो इसलिए इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए हम इस विद्युत द्विध्रुव को क्या कह सकते हैं? स्थायी, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहेंगे? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? NaCl है। NaCl में हमने पढ़ा है Na प्लस और Cl माइनस, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होती है, तो ये इसका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ऐसी H2 है। H2 में कैसे पढ़ेंगे? H2 में पढ़ेंगे H प्लस डॉट डॉट OH माइनस। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी रूप से होगा। HCl है। HCl में भी स्थायी रूप से होगा। HCl में H प्लस Cl माइनस। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिसमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ऐसे अणु जिनमें धनायन और ऋणायन का केंद्र एक, धनायन और ऋणायन के केंद्रों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी हो,
अत्यल्प दूरी हो उसको ध्रुवीय अणु कहते हैं, या जिनमें पहले से ही स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। अब बात करते हैं हम अध्रुवीय अणु की। अध्रुवीय अणु क्या है? अध्रुवीय अणु क्या होंगे, इसके क्या उदाहरण है, क्या इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद होता है? तो अध्रुवीय अणु होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही होता है, यानी ये कहें कि धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं, उनको हम कहते हैं अध्रुवीय अणु। क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनमें जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, जीरो। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जीरो होगा इनमें। क्यों जीरो होगा? क्योंकि धनायन और ऋणायन जो है वो उनका सेंटर एक ही है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं यहाँ पर कि इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फिर प्रेरित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है अध्रुवीय अणु है, यहाँ पर एक प्लस प्लेट है, एक माइनस प्लेट है, इनमें विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं प्लस से माइनस की ओर। तो जब प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी तो ये जो धनायन है और ये जो ऋणायन है ये क्या होंगे, अपने स्थान से विक्षेपित होंगे, या ये कहें कि ये अपने स्थान से विचलित होंगे। तो विचलित होने के कारण क्या होगा कि इस प्रकार से व्यवस्था बन जाएगी, इसमें यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था बन जाएगी कि यहाँ पर ये ऋणायन इस तरफ हो जाएंगे, धनायन इस तरफ हो जाएंगे, जितने भी जो ऋणायन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर हो जाएंगे और धनायन जो है वो नेगेटिव प्लेट की ओर हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव प्लेट की ओर हो जाएंगे। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बन गई। तो इसी डिस्टेंस के कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो प्रेरित हो गया, इसलिए ऐसे द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आयनों का क्या हुआ, ध्रुवीकरण हुआ। आयनों का क्या हुआ, ध्रुवीकरण हो गया एक तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इन आयनों में प्रेरित हो गया। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो CO2 है, N2 है, H2 है, ये इसके उदाहरण हैं जो कि अध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु में CO2, N2, H2 ये अध्रुवीय अणु है जिनमें जो धनायन और ऋणायन जो है उनके केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स है हमारे पास कि NaCl अणु Na प्लस और Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी जो है वो 1.28 ओमस्ट्रॉन्ग है। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। तो हमारे पास Na प्लस है और Cl माइनस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.28 ओमस्ट्रॉन्ग। एक ओमस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला यहाँ पर Na प्लस है, Cl माइनस है, तो इसलिए Q जो हो गया वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो गया, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम हो गया। बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारे को दे रखी है 1.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मैंने क्या किया यहाँ पर इस आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह पर 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया।
P इक्वल टू फार्मूला होता है Q इंटू 2A। तो ये D जो है ये 2A ही है, तो P इक्वल टू Q इंटू 2A हो गया। तो P इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी आई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये 1.6 इंटू 1.28 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया माइनस 29। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.048 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है यानी कि Na प्लस और Cl माइनस है, उसका विद्युत द्विध्रुव आवरण आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर NaCl के बारे में यदि अपने बात करें कि NaCl कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु है या अध्रुवीय अणु है, तो NaCl में हमें पता है कि स्थायी द्विध्रुव आवरण होता है, तो इसलिए NaCl जो है वो कैसा है, ये ध्रुवीय अणु है। NaCl कैसा अणु हुआ, ध्रुवीय अणु। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अक्ष पे और निरक्ष पर। ठीक है, अक्ष पर कितना विद्युत द्विध्रुव होता है, निरक्ष पे कितना विद्युत द्विध्रुव होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।